नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि में मोदी सरकार पर उठे सवालों की, कांग्रेस के बड़े अभियान की। जानेंगे नीतीश की दिल्ली यात्रा से क्यों उड़ी बीजेपी की नींद, सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजनीतिक दलों को दी क्या नसीहत, देखेंगे दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल के बीजेपी पर बड़े आरोपों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अखिलेश यादव के बड़े दावे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एलजी से मांग सुनने की कही बात, बोले 40,000 लोगों का छीनेगा रोजगार। नए साल में मंजूर होगा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का इस्तीफा। 14 दिसंबर को कार्यकाल हुआ समाप्त, सदस्यता अभियान की तैयारियां शुरू। आप नेता मनीष सिसोदिया ने किया शिक्षा का घोषणा पत्र जारी। इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं सिसोदिया। दिल्ली में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत। चौथे दिन का खेल समाप्त होने के समय 9 विकेट पर 228 रन बनाए, 333 रनों की हुई बढ़त। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखी गई, उसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर भड़क उठी है। पहले से ही डॉक्टर सिंह के स्मारक के लिए मोदी सरकार ने दिल्ली में जगह नहीं दी और निगम बोध घाट पर भी व्यवस्थाओं के नाम पर मजाक किया गया। तो क्या आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर, देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी और बीजेपी पर मनमोहन सिंह के अपमान का गंभीर आरोप लग गया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने मनमोहन सिंह का ही नहीं बल्कि पूरे सिख कम्युनिटी का ही अपमान किया है, और अब बीजेपी पलटवार कर उल्टा कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुट गई है और उलझुल बयान दे रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस तो मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर पहले से ही सरकार पर हमलावर है, तो अब उनके अंतिम संस्कार में हुई अव्यवस्थाओं से भी कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। उन्होंने लिखा कि डीडी दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार को वह मुश्किल ही कवर किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत तक नहीं उठाई। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक ओर सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर आने से रोका गया। अमित शाह के काफिले ने अंतिम यात्रा को बाधित कर दिया। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वालों को संघर्ष करना पड़ा। इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। ऐसे में केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद पीएम की किरकिरी हो रही है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की ट्रोल आर्मी कांग्रेस को घेरने में लग गई है। यानी बीजेपी इस दुख की घड़ी में भी सिर्फ राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर इस समय 7 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, और शोक समाप्त होने के बाद कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ बड़े अभियान का आगाज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान से हो रही है। तो क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। बेलगांव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसले हुए, उन पर 3 जनवरी से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पार्टी 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था। दरअसल इस अभियान का ऐलान कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते इसे टाल दिया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत पार्टी रैलियां आयोजित करेगी। 26 जनवरी 2025 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक देश भर में संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा निकाली जाएगी। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में अमित शाह ने कहा था, मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर।
इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के इस बयान पर पूरा विपक्ष बेहद नाराज दिखाई दिया। एनडीए में भी बीजेपी को समर्थन नहीं मिला और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में साल भर तक आंदोलन की तैयारी कर ली है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अमित शाह का इस्तीफा या बर्खास्ती के साथ जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, कांग्रेस इस लड़ाई को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस के ऐलान से पहले ही मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई थी कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। नीतीश कुमार दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी बातचीत हुई, साथ ही पटना में छात्रों के आंदोलन पर भी उन्होंने बात की। तो क्यों नीतीश के दिल्ली दौरे से बीजेपी की बढ़ रही है चिंता, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जारी प्रगति यात्रा और तमाम सियासी सुगबुगाहटों के बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। नीतीश की इस यात्रा को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, तो वहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली पहुंचते ही अपने हेल्थ चेकअप के बाद नीतीश ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की। नीतीश 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर हैं। बता दें कि नीतीश की यह यात्रा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि हाल ही में बिहार के सियासी घटनाक्रम को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसलिए वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दिल्ली में नीतीश के आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई क्योंकि प्रशासन के मुताबिक बीपीएससी को लेकर दिल्ली में रह रहे बिहार के छात्र नीतीश के दिल्ली आवास का घेराव कर सकते हैं। लेकिन इस बीच बिहार में आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से लेकर सीएम आवास तक मार्च कर घेराव करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेड्स लगाकर उन अभ्यर्थियों को रोकने का काम किया। वहीं इस घेराव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन कर दिया। अब एक और जहां नीतीश अपनी राजनीतिक भागदौड़ में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अब जहां एक और सभी की नजर नीतीश के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पर भी रहने वाली है, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों ने भी मांगे ना माने जाने पर 1 जनवरी को बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी इस समय मुश्किल में घिरी दिख रही है। सहयोगी उससे नाराज है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसे नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में अधिवक्ताओं के एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने नफरत और धर्म की राजनीति करने वालों पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा जस्टिस मिश्रा ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं की बयानबाजी को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई है। साथ ही इसे बंधुत्व, आपसी भाईचारे और संवैधानिक आदर्श के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। दरअसल जस्टिस मिश्रा गुजरात के वडताल में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ABAP की राष्ट्रीय परिषद बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी राजनीतिक बयानबाजी भारतीय संविधान में दर्ज एकता की भावना को कमजोर करती है। इसके साथ ही जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी भी दी कि धर्म और जाति के आधार पर पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर ही राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे लोगों में बहिष्कार, भेदभाव और संघर्ष बढ़ता है। उन्होंने भाईचारे को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों को बांधने वाला बताया है। जस्टिस मिश्रा ने नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और विभाजनकारी सामग्री फैलाने में डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की हानिकारक भूमिका पर भी बात की। उनका कहना है कि इन भाषणों से अलग अलग समुदायों के बीच सामाजिक खींचतान और अविश्वास और बढ़ गया है। जस्टिस मिश्रा ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के हर वर्ग से भाईचारे की रक्षा में एकजुट होकर भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को एकता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को पीएम मोदी के भाषणों से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं पर बांटने की राजनीति के आरोप तो आए दिन लगते ही रहते हैं और अब संकेतों में ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस मिश्रा ने किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सत्ताधारी दल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे इस बार दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है और केजरीवाल का कहना है कि वोटों की हेराफेरी ने उनके लिए मुश्किल हालात बना दिए हैं। अब केजरीवाल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सफाई भी आ गई है। तो क्या कहा चुनाव आयोग ने, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगातार मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगा रही है और एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाते हुए ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया है। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है
15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। इसी के साथ केजरीवाल ने चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए। साथ ही अफसरों को चेतावनी दी है कि मैं अफसरों से कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर दबाव आएगा, लेकिन ये सोच लेना कि दस्तखत आपके होंगे जो सालों साल रहेंगे। आज नहीं तो कल जब सरकार बदलेगी तो फाइलें वही रहेंगी, दस्तखत भी वही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने का आरोप भी लगाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी इन सवालों का क्या जवाब देती है। दिल्ली में वोटों के फर्जीवाड़े की तैयारी, केजरीवाल के दावे अगर सच हैं तो फिर ये लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं किसानों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कहा है डल्लेवाल ने, देखिए रिपोर्ट। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लगभग 1 महीने से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार को फटकार लगा रहा है। 31 दिसंबर को पंजाब के डीजीपी और सचिव को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। इसे लेकर डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। डल्लेवाल ने कहा कि एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहा है और दूसरी तरफ उन्हें किसी भी तरह से जबरन अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये कैसी हमदर्दी है? डल्लेवाल ने आगे कहा कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो उसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखकर लग रहा है कि जैसे वो भी चाहते हैं कि सरकार किसानों पर गोलियां चलाए। बता दें कि डल्लेवाल के समर्थन में किसानों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है और किसानों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। किसानों को पंजाब बंद को लेकर विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पंजाब रोडवेज बस यूनियनों ने भी किसानों का समर्थन करने की बात कही है। वो 30 दिसंबर को बसें नहीं चलाएंगे, जिसके बाद किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने संदेश दिया है कि किसी को भी अगर सोमवार को काम है तो वो उसे आज ही निपटा ले। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात अखिलेश यादव के बड़े दावे की। यूपी में इस समय जगह जगह मंदिर और उससे जुड़े सबूतों को तलाशा जा रहा है। जगह जगह खुदाई की जा रही है। इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम आवास में जमीन के नीचे शिवलिंग दबा है। और क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए रिपोर्ट। यूपी में मंदिरों की खोज और खुदाई का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने दावा किया कि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे भी एक मंदिर है। अखिलेश का दावा है कि सीएम आवास के नीचे एक शिव मंदिर है और इसलिए सीएम आवास की भी खुदाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है। बता दें कि अखिलेश इससे पहले संभल में हो रही खुदाई को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जानबूझकर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, इसलिए जगह जगह खुदाई की जा रही है। उनके हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने कुंभ के निमंत्रण को लेकर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, कुंभ में लोग खुद आते हैं। हमने अपने धर्म में यही सीखा है। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? बताते चले कि हाल ही में सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने की बात कहकर भी अखिलेश ने एक नई चर्चा छेड़ दी है।
अब देखना होगा कि अखिलेश के इस दावे पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।